अस्सलाम वालेकुम। ईरान एक छोटा मुल्क, एक आइसोलेटेड मुल्क होने के बावजूद बहादुरी में पूरे नंबर लेके जाता है। इसराइल ने अपनी दहशतगर्दी दिखाते हुए और दहिया डॉक्ट्रिन जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए होती है, उसको जारी रखते हुए ईरान के स्टेट मीडिया के हेड क्वार्टर्स पे हमला कर दिया। जब उस बिल्डिंग पे रॉकेट गिरे तो एक खातून न्यूज़ एंकर वहाँ पे बता रही थी कि जंग में क्या हो रहा है। 1 सेकंड के लिए वीडियो कट होती है और जब वो दोबारा रिज्यूम होती है तो वही खातून डरे बगैर फिर ख़बरें डिलीवर करना शुरू करती है। ये उन लोगों का रिजॉल्व है, क्योंकि उनको पता है कि जो वो जंग लड़ रहे हैं वो एक ताकतवर दहशतगर्द मुल्क के साथ जंग लड़ रहे हैं। तो उनका दिलेरी जो है वो हम सब के लिए एक मिसाल है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये जंग प्रोग्रेस कर रही है, इसराइल की दहशतगर्दी और वाज़ेह हो रही है। फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में अगर आपको यकीन नहीं था कि इसराइल दहशतगर्द मुल्क है, तो अब ईरान के मामले में आपको यकीन हो जाना चाहिए। पिछले 2 हफ्तों में 4 मुल्कों के ऊपर बम फेंकने वाले दहशतगर्द मुल्क आज दुनिया को मसाले दे रहा है कि ये स्ट्राइक जो थी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता दुनिया बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में आ जाती। सीरिया के पास कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब था, लबनान के पास कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब था, इराक के पास कौन से वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे, अफ़गानिस्तान के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी। ये सब बहाना है, सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम ममालिकों को आइसोलेट करके ज़मीन के ऊपर गिरा के उनसे चीज़ें मनवाने का फ़र्ज़ है। और ये सारा का सारा सर्कस रचाया जा रहा है चाइना के सीपैक के लिए। ये बात आप समझ लें। इसराइल की जो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जो अमेरिका के कहने पे वो कर रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रीजन को डिस्टेबलाइज़ करके एब्राहम अकॉर्ड्स की हमायती और जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव इसराइल बनाना चाहता है उस तरफ कायल करने के लिए। जून 16 को जो हमले हुए अभी तक मल्टीपल ब्लास्ट तेहरान के अंदर रिपोर्ट हुए, उसके अंदर कई लोगों की शहादत होगी। एवैक्यूएशन की नई किस्म की थ्रेट्स दी गई इसराइल की गवर्नमेंट की तरफ से। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने वार्निंग दे दी इसराइली न्यूज़ चैनल N12 और N14 को कि हम तुम्हारे पे हमला करेंगे। और फिर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइली हमले किए तेल अवीव और हाइफा के नॉर्थ एरिया के अंदर। इसके अंदर ना तो सिर्फ उन्होंने डेविड स्लिंग और एरो को ओवरवेल्म किया, बल्कि स्पेसिफिक एनर्जी टारगेट्स को हिट किया। एक तो गैस एंड ऑयल फील्ड को हिट किया तो वो इतना खौफनाक ब्लास्ट था कि वाक़तन देख के इंसान घबराता है कि जब वो मिसाइल जाके गिरे उसके ऊपर तो वो आग बुझ ही नहीं रही। यानी कि ईरान ने प्रूव किया कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स, और अभी वो लेटेस्ट पे नहीं है जो उनके पास है, वो कंटिन्यूसली जाके टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। और ईरान ग्रेट रिस्ट्रेंट शो कर रहा है कि वो इसराइली मेन पॉपुलेशन पे ना मारे। अब इसके जवाब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब मैदान में कूद के उन्होंने कहा इतनी बड़ी वर्ल्ड आप कह लें इशू चल रहा है तो मैं बीच में कैसे ना बढ़ूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान को डील साइन कर देनी चाहिए थी जो मैंने उनको दी थी, क्योंकि उन्होंने वो डील साइन नहीं की आज इंसानी जानें जा रही हैं। कमाल। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम का कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे विक्टिम ही कसूरवार है, विक्टिम को ही छितर पड़ते हैं और बाद में लान थान भी विक्टिम की ही होती है। फिर सरकार के सहूलतकार एंकर बैठ के विक्टिम को ही ब्लेम करते रहते हैं। ये अमेरिका और इसराइल इस वक्त कर रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान के सारे सिटीजन्स को एवैक्यूएट कर जाना चाहिए, और फिर इसके ऊपर बेपनाह इमेजेस चलाई गई लोग जो तेहरान को एग्जिट कर रहे थे। जब जंग इस स्केल की होती है तो बड़े शहर लीव करना बड़ी नॉर्मल बात होती है। जो लोग 65-71 की जंगों के अंदर ज़िंदा रहे हैं उनको पता है कि आप बड़े शहर छोड़ के देहातों वाली साइडों पे अपने पिंडों की तरफ या पे सेफ स्पेसेस में जाते हैं, जिसका पूरा का पूरा इसराइल बंकर के नीचे चला जाता है। वैसे वहाँ भी बंकर की शॉर्टफॉल होगी। ये इमेजेस इसलिए दिखाए गए थे लोगों को ये बताने के लिए कि ईरान के लोग गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं। हम आपको वसूख से बता रहे हैं कि ये झूठ है। इस वक्त दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल किया जा रहा है ये बताने के लिए कैसे ईरान के अंदर फूट है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि बलूचिस्तान के दहशतगर्द हैरबरी मरी वगैरह जिनके ग्रुप्स हैं BLA FBM, वो इस वक्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जनाब जब खामेनेई जाएगा तो उसके बाद हम बलूचिस्तान को आज़ाद करवा लेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, कर्ड्स के लिए और लोगों के लिए, और हम तैयार हैं ये करने के लिए। और ये वो खबरें कहाँ छपवा रहे हैं? इसराइली रन चैनल्स द मैसेज के ऊपर। कमाल बात है कि वेस्ट जो ह्यूमन राइट्स के लिए खड़ा होता था, इसराइल जो सेकुलर डेमोक्रेसी है, उसको हैरबरी मरी जैसे दहशतगर्द चाहिए उसका मौक़िफ़ बताने के लिए। उसको शाह ऑफ ईरान की औलाद चाहिए जो एक बादशाह था
जाबिर था, वो चाहिए अपना केस एडवोकेट करने के लिए, क्योंकि जो जमहूरी मुल्क हैं वो इसराइल के साथ नहीं खड़े हुए। इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि अगर हम गाज़ा के लोगों की प्लाइट को इग्नोर करें और इसराइल को फ्री पास दें तो ये बहुत बड़ी डबल स्टैंडर्ड होगा, इससे हमारा मौक़िफ़ पूरी दुनिया में कमज़ोर हो जाएगा। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अगर रेजोल्यूशन ना बना इसराइल और ईरान का तो ये इलाके के लिए बहुत ख़तरनाक है, और वो कहते हैं कि अगर ईरान में हमने रिजीम चेंज करवाई तो ये बहुत ही नेगेटिव आउटकम होगा पूरे जोन के लिए। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स पर जाके बात कर रहे हैं कि आप खामनेई को असैसिनेट करने दें, वो असैसिनेट हो जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका खामोशी से हमायत कर रहा है कि तेहरान खाली कर दें ताकि आप मेजर अटैक कर सकें। रियलिटी ये है दोस्तों कि अब वेस्टर्न ममालिक भी जाग गए, उनको भी नज़र आ रहा है कि इसराइल और अमेरिका का नेक्सस जो मिडिल ईस्ट में 50 साल जायद से करता रहा है उसे सिर्फ नुकसान पहुँचाया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। इसलिए तो फ्रांस, जर्मनी और यूके अलहदा ब्लॉक बन के कह रहा है कि हम आपकी पीस डील करवा देते हैं अगर अमेरिका से नहीं हो पाती। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक खुशाइन चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा है कि जो 20,000 के करीब ईरानी लोग हज के मौके पे गए हुए थे जो अब वापस ईरान रिटर्न नहीं कर सकते वो पाकिस्तान आ जाए, हम उनको मौके पे वीज़ा दे देंगे और उनकी रहाइश का बंदोबस्त भी कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है ताकि लोग वापस अपने घरों के पास पहुंच सकें। जहां तक इवैक्यूएशन ऑफ सिटीज़ की बात है तो ईरान, तेहरान के अंदर से वाकई लोग निकल के सेफ जोन्स में जा रहे हैं, लेकिन इसराइल के अंदर से लोग इस वक्त समुद्री रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहां जहां फ़्लाइट का चांस बन रहा है वहां पे जौक दर जौक बैठ के इसराइल छोड़ रहे हैं। हमने आपको कॉन्फ्लिक्ट के शुरू में कहा था कि डरपोक कौम है, ये सिर्फ अमेरिका की पुष्टपनाही से कुछ भी कर सकती है, इनमें अपना दमखम नहीं है। आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा मैं इसराइल की जहरीत की। इसराइल ने अपने जो ये 5वां वेव है हमलों में, इसमें ना तो सिर्फ स्टेट मीडिया को टारगेट किया, इसने बल्कि हस्पतालों को टारगेट करना शुरू कर दिया। एक जगह है वहाँ जंग लगी हुई है, आप एक सेकंड तसव्वुर करें कि लाहौर शहर के ऊपर बम गिर रहे, जिस तरह अभी थोड़ी अर्सा पहले इस जो इंडिया था वो ड्रोन मार रहा था, या बहावलपुर पे जहाँ पे एक्चुअली मिसाइल गिरे थे। आप ये सोचें कि इंडिया मिसाइल मस्जिदों पे गिरा रहा था और साथ ही साथ मिसाइल गिरा रहा था बहावलपुर के अस्पतालों पे, तो जो आपके लोग हैं जो इंजर होते हैं वो कहाँ जाएंगे? ये इसराइल का नोन तरीका है ऑपरेट करने का, और इस नोन तरीके के अंदर दुनिया खामोश बैठी रहती है। ईरान ने स्ट्रेटिजिकली एक बहुत अच्छी चीज़ की है। इसराइल ने पहले दिन फुल स्केल वॉर की, चढ़ गए ऊपर। ईरान ने स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन किया। ईरान ने साबित किया कि वो रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, यानी कि दुनिया कहती है ईरान इररिस्पॉन्सिबल, ईरान दहशतगर्द, ईरान के बाद न्यूक्लियर बम दुनिया तबाह कर देंगे। ईरान ने इस जंग में रिस्ट्रेंट शो किया। ईरान ने स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन लैडर चढ़ी। ईरान ने सिविलियन टारगेट्स नहीं हिट किए। चलें, ईरान दहशतगर्द, हमने आगे बात तस्लीम कर ली। ईरान के ऊपर बम मारना बनता है। ये जो पिछले 24 घंटे में 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी मार दिए इसराइल ने, ये किस लिए मार दिए? इनमें से 6 तो एड कैंप पे खड़े हुए थे, एड का इंतज़ार कर रहे थे। जागो, आंखें खोलो, कान खोलो। आपके सामने आपके हमसाए ममालिक के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं, बम मारे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अमेरिका की हेजेमनी एक्सेप्ट नहीं की। ईरान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हम कभी भी गुफ्तगू करने के रास्ते को बंद नहीं करते, लेकिन इस वक्त जो इसराइल जारियत हमारे पे कर रहा है वो ये पहले मुकम्मल तौर पे रोकेगा तो फिर हम गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे। बड़ी नॉर्मल रैशनल बात है। ये तो नहीं हो सकता कि सलमान मेरी चपेड़े मार रहा हो और तार साहब कहें तो मेरे साथ निगोशिएट भी करो। मैं कहूँगा सर पहले सलमान से तो कहना रुके मेरे चपेड़े मारने से, क्योंकि जब तक सलमान मुझे चपेड़े मारेगा तो मैं जवाबी चपेड़े मारूंगा। ईरान यही कर रहा है। ईरान ने कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं की, उन्होंने सिर्फ रिटेलिएशन में स्ट्राइक्स की हैं। इस सारे दौरान में उन्होंने ये भी कहा, जो उनका फॉरेन ऑफिस था, कि अमेरिका की एक फ़ोन कॉल नेतन्याहू जैसे बुज़दिल और कायर को मजबूर करेगी जंग रोकने के लिए। यानी कि दबे अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि हमें पता है अमेरिका ये जंग करवा रहा है, नेतन्याहू की पसली नहीं है ये करने की। और हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि जो लोग जो कहते हैं जी अमेरिका जंग में इन्वॉल्व नहीं है वो बेवकूफ़ है, अमेरिका की हमायत है।
अमेरिका की इंटेलिजेंस सपोर्ट है, अमेरिका की फ्यूलिंग सपोर्ट है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। और अब जिस तरह अमेरिका का बहरी जहाज़ और उनके फाइटर प्लेन्स मूव कर रहे हैं, जिस तरह वो यूरोप के अंदर बेसिस को पोजीशन कर रहे हैं, इससे लग ये रहा है कि शायद वो जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। इसराइली स्टेट टीवी पिछले 24 घंटे से रिपोर्ट करे कि बस अमेरिका इन्वॉल्व होने लगा है, बस अमेरिका इन्वॉल्व होने लगा है। इसकी दो वजूहत है। एक, उनके जो प्रेशर ग्रुप्स हैं अमेरिका में, उनको एक्टिवेट करने के लिए तुम कांग्रेस से प्रेशर करो ताकि अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हो। और दूसरा, पेशन गोई करने के लिए ईरान के लिए और मुस्लिम ममालिकों के लिए, देख लो औकात में रहना नहीं तो अमेरिका आ जाएगा। इतने छोटे लोग ज़िंदगी में नहीं देखे। इंडिया और पाकिस्तान की जंग में भी हमारे दुश्मन इंडिया ने ऐसी बातें नहीं की थी। हम दोनों अपने ज़ोर पे लड़ने को तैयार थे। हमारे स्ट्रेटेजिक एलाइज थे। फ्रेंच जहाज़ इंडिया के पास थे, चाइनीज़ जहाज़ हमारे पास थे, उनकी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास थी, लेकिन हम आपस में लड़ने को तैयार थे। जब हम आपको कहते हैं ना इसराइल एक पेशाब का बूंद है, उसकी यही हैसियत है। उसके पीछे जो उसका मास्टरमाइंड है वो अमेरिका है। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इतनी बड़े पैमाने पे आगे गुफ्तगू कर दी और बाकायदा एक कौम के लोगों का कि तुम अपने घर छोड़ दो। ये वैसे आखिरी दफ़ा वर्ल्ड वॉर 2 में हमने देखा था होते हुए कि हिटलर पहले एक प्रोपेगेंडा मशीन भेजता था कारपेट बॉम्बिंग करने से पहले कि आप इवैक्यूएट कर दें इलाका, फिर कारपेट बॉम्बिंग करता था। तो वहाँ पे यूएस लॉ मेकर्स, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों शामिल हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हम नहीं इंटरेस्टेड इसराइल की जंग लड़ने में, ईरान से जंग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों ने एक बिल पेश किया, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने, जहाँ पे डेमोक्रेटिक सेंटर बर्नी सैंडर ने बिल पेश किया और रिपब्लिकन थॉमस मेसी ने प्रेजेंट किया कि जनाब हम ये जंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। साथ ही साथ चाइना ने, साउथ कोरिया ने और काफ़ी यूरोपियन ममालिकों ने अपने सफारत खाने खाली करवा दिए इसराइल और ईरान दोनों में से, और साथ ही साथ जो उनके सिविलियंस वहाँ पे, उन्होंने कहा जी आप एग्जिट कर दें। यानी कि एक तरफा नहीं हो रहा, लोगों को इसराइल की डिफेंस पे यकीन नहीं है, वो अपने लोग इसराइल से भी खाली करवा रहे हैं बिकॉज इसराइल की डिफेंस फेल कर चुकी है। अब यहाँ पे इतवार वाला दिन गुजरा था तो हमारे बड़े भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्लिप शूट करवाया था। उन्होंने अपना मौक़िफ़ इस चीज़ के ऊपर रखा। उनका मौक़िफ़ ये था कि ईरान जो जवाब दे रहा है वो बहुत बहादुर है और दलेर है, लेकिन वो ये जंग जीत नहीं सकता जब तक कि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे ना हो। बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका क्योंकि गौसे वक्त है, वो ये बात तफन्नुन में करते हैं, क्योंकि अमेरिका गौसे वक्त है तो लिहाजा जो अमेरिका कह रहा है ईरान को मान लेना चाहिए, ईरान को डील स्ट्राइक कर लेनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि शायद इस वक्त तक फैक्ट सामने अली भाई के नहीं आए थे, या शायद उनकी रिसर्च में कमी कोताही रह गई थी। ईरान डील कर ही नहीं सकता। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ क्यों। लेट्स से ईरान की आज डील हो जाती है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो रोक देता है और ईरान और इसराइल की जंग बंद हो जाती है। विदिन 1 ईयर ईरान की गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी। पूछे क्यों? आपने दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि ईरान प्रेशर के अंडर बाव कर जाता है, अपने न्यूक्लियर एम्बिशन जो उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको छोड़ने को तैयार है। तो फिर तो इसराइल को आपने एम्बोल्डन कर दिया कि तुम जब मर्जी हमला कर दो। शायद आप भूल रहे हैं कि फ़लस्तीन का और इसराइल का सीज़फायर कराया था अमेरिका ने। उस सीज़फायर के बाद आज तक 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चे, औरतें और मर्द शहीद कर दिए गए। ये सीज़फायर जो है वो सिर्फ ईरान की मिसाइल्स तक अप्लाई होता है, इसराइल को कभी नहीं रोकता। तो आप सीज़फायर कर ही नहीं सकते।
क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया है जो दो रिलेटिवली रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, ये इसराइल है। इन झूठे कज़ाब लोगों की बातों पे कभी आप यकीन नहीं कर सकते। और ये वो कुत्ता है अमेरिका का जो कभी कभार अमेरिका को भी डस देता है, और अमेरिका अपनी यहूदी लॉबी की वजह से मजबूर होता है इनकी बात सुनने के लिए। और शायद अली भाई ये भूल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका निगोशिएट कर रहे थे तो इसराइल ने हमला किया था। ये जो पहले दिन आप इंटेलिजेंस फेलियर देखते हैं, इसकी एक ही वजह है, यही नहीं कि ईरानी इंटेलिजेंस कमज़ोर है या वो बेवकूफ़ हैं। अमेरिका ने अश्योरिटीज़ दी हुई थी कि मैं और आप निगोशिएट कर रहे हैं, आप पे कोई हमला नहीं होगा। इतना दोगलापन देखने को मिला। यानी कि आप ऐसे मौके पे कैसे गुफ्तगू करेंगे। ये वैसी ही है कि रशिया और यूक्रेन की टॉक्स हो रही हैं और यूक्रेन ट्रकों के अंदर ड्रोन पहुंचा दे मॉस्को और वहां हमला कर दे। आपके ख्याल से पुतिन सुन सकता है? नहीं। इस वक्त एक ही ऑप्शन है कि जब तक इसराइल खुद सफ़ेद झंडा उठा के ये ना कह के जनाब जंग को रोका जाए, ईरान नहीं रोक सकता। आपको लगता है कि सिर्फ ईरानी लोग दलेर हैं? वो मजबूर भी हैं। उनको पता है कि अगर हमने जंग बंदी की तरफ गए, इसराइल हमें नहीं छोड़ेगा। जैसे ही हमने अमेरिका के साथ निगोशिएटिंग टेबल पे बैठे, इसराइल और हमले करेगा। शायद आप भूल रहे हैं कि हमास की निगोशिएशन के दौरान जो इसराइल कर रहा था, इसराइल ने कितना जुल्म गाज़ा के लोगों पे किया, और जैसी निगोशिएशन कंप्लीट हुई और सीज़ फायर हुआ, उसके बाद उन्होंने जुल्म डबल डाउन कर दिया। सीरिया के अंदर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट, यानी कि अमेरिकन बैक गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लिबरल्स ऑफ पाकिस्तान, HTS आने के बावजूद इसराइल हमला करता रहा। तो आप किस सीज़ फायर की बात करते हैं? पाकिस्तान और इंडिया का सीज़ फायर हुआ है ना इंडिया ने यहाँ बम मारे हैं, ना हमने वहाँ मारे। ये जिम्मेदार मुल्क है। इसराइल जैसे झूठे मुल्क की मिसाल दुनिया में नहीं है। ज़ायनिज़्म एक बीमारी है जो दुनिया में फैल चुकी थी। 714 के करीब पाकिस्तानी नेशनल जो हैं वो ईरान से वाया ताफ्तान पहुँच गए हैं। हमने ऑल दो बॉर्डर बंद किया हुआ है उस साइड का, लेकिन वो ऑपरेशनल है लोगों के अभी भी आमदो रफ्त के लिए। हमने लेकिन उस बॉर्डर को हेवली मैन कर लिया, और हमने अपनी बहुत सारी एयरफोर्स जो है वहाँ डिप्लॉय भी कर दी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक करेक्ट एग्जिस्टेंशियल फियर एग्जिस्ट करता है कि जितना ईरान डिस्टेबलाइज होगा, नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान होगा। यहाँ पे मैं आपको एक नेतन्याहू की तकरीर का हवाला देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि किसी भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिलने चाहिए, जिसमें उन्होंने नाम दो मुल्कों के लिए थे, ईरान और पाकिस्तान। तो जब ईरान को वो डी न्यूक्लियराइज करेंगे और ईरान के ऊपर वो जंग मुसल्लत करके, उनका कत्ले आम करके उनको पॉसिबली डी न्यूक्लियराइज करेंगे, तो अगला स्टेप है पाकिस्तान। ये पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अंदर एक गुफ्तगू शुरू हुई है, एक बैक एंड फोर्थ होती है कि जनाब अगर डी न्यूक्लियराइज होगा पाकिस्तान तो क्या होगा। कोई कहता है बॉल्कनाइज हो जाएगा, कोई कहता है ये होगा। जिस दिन पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज होगा, तब आपको पता चलेगा यूक्रेन के लोग क्या सोचते हैं। दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हम सरातन रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जुल्म के अंदर ज़िंदा रह के आप तरक्की नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक तरीके से तरक्की कर सकते हैं कि अगर आप उन ममालिक के कल्चर्स को अडॉप्ट और एक्सेप्ट कर लें। आप साउथ कोरिया बन जाएं, आप जापान बन जाएं, बिल्कुल ग़ुलाम मातहत। ये चीज़ कोई मुसलमान कभी कबूल नहीं कर सकता। इसलिए मेरा पैगाम है हमारे उन साथियों को जिनको हम अच्छा समझते हैं, नेक समझते हैं, और उनको समझते हैं कि ये मुखलस लोग हैं, कि वो ये बेवकूफ़ाना नोशन कि आप UNO में जाएं, OIC में जाएं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बात रेज़ करें, ये बेमायनी है। जब दुनिया ने कहा कि इराक़ में आप मत जाएं, UN ने कहा इराक़ में मत जाएं, अमेरिका ने कहा हम जाएंगे। जब रशिया पे सैंक्शंस लगी, UN ने कहा आप ज़्यादती करें, उन्होंने कहा जनाब हम यूक्रेन की धज्जियाँ उड़ाएंगे। जब चाइना ताइवान के अंदर जुल्म और बर्बरियत करता है, लोग पूछते हैं कि तिएननमेन स्क्वायर में क्या हुआ था, तब चाइना कहता है हम जो मर्जी करें, तुम सवाल नहीं कर सकते। जब ऐसे रूल्स बन जाएं तो फिर आप समझ जाएं कि जनाब आपको जंगें ही लड़नी पड़ेंगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जुल्म और बर्बरियत नाफिज हुई है दुनिया में, वो शायद मिडीवल टाइम्स में नहीं थी। बार बार मुल्कों के कॉन्क्वेस्ट हुए हैं, उनकी इकॉनमीज तबाह हुई हैं, उनके ऊपर एस्पियोनाज किया गया है,
और ये मुल्क के हर खित्ते में हुआ है जहाँ पे वो 100% ग़ुलामी करने को रेडी नहीं थे। पाकिस्तान एक यूनिक मुल्क है। पाकिस्तान 47 से लेकर आज तक डबल गेम खेलता रहा है, न्यूक्लियर बम भी बना गया, इलाका भी सिक्योर कर गया, चलती फिरती कोई इकॉनमी भी बना ली, 25 करोड़ आबादी भी कर ली। ईरान उसी ट्रजेक्टरी के ऊपर है। पाकिस्तान जैसे अगर 3-4 मुस्लिम ममालिक और हों तो उम्मत का मौक़िफ़ स्ट्रेंथन होता है। बाकी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे बात करने से गुरेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो उनकी एक शिया नफ़रत है उसकी वजह से खामोश बैठे हुए हैं। ये मसला ना शिया या सुन्नी का है, आप मुसलमान भी नहीं है ना, और आप एथियस्ट हैं पाकिस्तान में, तो आप ये प्रॉब्लम समझें। पाकिस्तान जिसमें आप आज रहते हैं वो एग्ज़िस्ट इसलिए करता है कि अफ़गानिस्तान से आपके मरासिम ठीक हो गए हैं। अब आप देखेंगे कि दहशतगर्दी भी इंशाल्लाह कंट्रोल आएगा TTP के हवाले से, और ईरान के साथ ख़ामेनी के साथ मामलात सीधे होने की वजह से आप अपने ड्यूरेंट लाइन के उस हिस्से को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जिस दिन ख़ामेनी की हुकूमत गिरती है और यहाँ पे किसी भी किस्म की या शाह ऑफ ईरान की औलाद की या फिर कोई और हुकूमत आती है तो CIA, रॉ और मोसाद आपके दरवाज़े पे दस्तक दे रहे होंगे। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि जनाब बन गया CPEC, बन गया गवादर, होगी मुल्क की तरक्की। पूरे वॉर ऑन टेरर के अंदर जब CIA, मोसाद और रॉ अफ़गानिस्तान में मौजूद था तो आपको नथ डली हुई थी, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इतना जुल्म और बर्बरियत जारी था, आप एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फियर में होते थे। ये आप पूछें किसी भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से तो आप कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ईरान में भी आ जाए। सदके जाऊँ आपके, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, ईरान के लोगों के लिए दुआ करें, ईरान की हुकूमत के लिए दुआ करें। दुआ ये करें कि इसराइल की अकल ठिकाने आए, वो ये जारियत रोकें। दुआ ये करें कि अमेरिका इसराइल का पिट्ठू बनने के बजाय एक ज़िम्मेदार दुनिया के शहरी होने का किरदार अदा करे। सबसे ज़्यादा दुआ करें कि ये जो उम्मत के अंदर तोड़ है ये ख़त्म हो, ताकि ये 2 बिलियन लोग जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मिसाल बन के चलने की कोशिश करते हैं, ये सिराते मुस्तकीम पे हैं और एक पेज पे हैं। अल्लाह हम सब को हदायत दे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।